गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रीमती रितु अरोरा, क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले दो लेक्चर्स से खंड क नागरिक शास्त्र का पाठ 5 अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, विधायिका लेजिस्लेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इसके पहले हमने कार्यपालिका पढ़ी थी, कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी विधायिका के बारे में हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स से पढ़ रहे थे। आज उसका पार्ट 3 है, तीसरा भाग है, जिसमें हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पढ़े। अच्छा, संसद, राज्यसभा किसके अंतर्गत आता है बच्चों? संसद के अंतर्गत। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं। जब सदन पूछा जाए तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि संस्था है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हें हम नामित सदस्य भी कह सकते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भी पूरी एक साथ भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद हटा लिए जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य रख लिए जाते हैं। और देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बच्चों, इतना हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ, अधिकार और कार्य। राज्यसभा की शक्तियाँ या अधिकार और कार्य, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है विधायी शक्ति। बच्चों, 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक जो धन से संबंधित होता है, अर्थ यानी पैसे, रुपए पैसे से अर्थ, धन से संबंधित होता है, उसे धन विधेयक कहते हैं। और दूसरा होता है साधारण विधेयक, जो धन से संबंधित नहीं होता, उसे साधारण विधेयक कहते हैं। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित हो सकता है, वो राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता। तो विधायी शक्ति राज्यसभा के पास क्या है कि धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। साधारण विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह राज्यसभा में भी पारित न हो जाए। इसलिए धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन साधारण विधेयक लोकसभा में भी पहले प्रस्तुत हो सकते हैं और पहले राज्यसभा में भी, अर्थात किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। दूसरा, उसका कार्य, राज्यसभा का कार्य, संविधान में संशोधन। संविधान में प्रत्येक संशोधन के लिए राज्यसभा के साधारण बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा संशोधन नहीं हो सकता है। अगर कोई विधेयक पहले लोकसभा में गया है, तो लोकसभा में जब बहुमत यानी ज़्यादा मत से पारित हो जाए, तो वो राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा में भी बहुमत से पारित हो जाए, तब वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो विधेयक है वो पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ हो, राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया हो, तब वह लोकसभा में जाएगा, तब पुनः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तब ही वह कानून बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास जाने से पहले यह आवश्यक है कि जो भी विधेयक है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में साधारण बहुमत से पास हो जाए, स्वीकृत हो जाए। बच्चों, बहुमत आप समझते हैं
हम कोई बात कहें कि क्लास में कितने बच्चे इसके फेवर में हैं, तो ज़्यादा बच्चे हाथ उठाएंगे तो हम कहेंगे ना ये फेवर में ज़्यादा लोग हैं, और कम लोग उसके विपक्ष में, यानी पक्ष में ज़्यादा हैं विपक्ष में कम है, तो हम कहेंगे पक्ष वाला जीत गया। तो इसी तरीके से जब राज्यसभा की मीटिंग होती है वहाँ पर बहुमत से पारित कराया जाता है। राज्य सूची से संबंधित विषय, बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे। शुरू में मैंने आपको जब संविधान के बारे में बता रही थी तब बताया था कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। यानी जितने भी विषय हैं उन विषयों को 3 भागों में बांट दिया, कार्यों को बांट दिया। कुछ विषय ऐसे रखे गए जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, उसे संघ सूची में डाल दिया, केंद्र सूची में डाल दिया। कुछ विषय जो राज्यों से संबंधित हैं उन्हें राज्य सूची में डाल दिया, और कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित हैं, उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया। तो राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के उपरांत संसद को 1 वर्ष तक के लिए उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वैसे तो वो विषय राज्य सूची का एक राज्य का है, लेकिन 1 वर्ष के लिए राज्यसभा उस राज्य के विषय को केंद्र सरकार के अधीन ला सकती है। राज्यसभा यदि चाहे तो इस कानून को पुनः 1 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा सकती है, और यह शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है बच्चों, यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यह राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। समझ में आया बच्चों? यानी राज्य से संबंधित किसी विषय पर यदि केंद्र सरकार को कानून बनाना है तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय को बहुमत से पारित करके उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके 1 साल के लिए उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त करा सकती है। राज्यसभा यदि चाहे तो उसे पुनः 1 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा सकती है। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यह राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। चौथा है न्यायिक शक्तियाँ। राज्यसभा को लोकसभा के समान ही राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने, उसकी जांच करने का भी अधिकार है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, जिसमें लोकसभा के साधारण बहुमत का समर्थन होना आवश्यक होता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही प्राप्त होता। 5वां है वित्त संबंधी अधिकार, धन संबंधी अधिकार। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया कि धन विधेयक, धन से संबंधित, अर्थ से संबंधित जो विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता। लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा के अनुमोदन के लिए धन विधेयक को राज्यसभा भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा उस धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन के लिए रोक सकती है। वह विधेयक को पारित करे या न करे, किंतु 14 दिन के बाद वह धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित हुआ मान लिया जाता है। अगर उसमें कुछ संशोधन चाहते हैं तो वह लिख करके, संशोधन लिख करके लोकसभा के पास भेज देंगे, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस जो भी संशोधन कर रहा है उस संशोधन को माने या न माने, और 14 दिन के बाद यह मान लिया जाएगा कि वह विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया। छठा है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। राज्यसभा
केवल मंत्रियों से प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकती है, उसके कार्यों की आलोचना कर सकती है, नीतियों की आलोचना कर सकती है, किंतु वह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। 7वां है अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यह शक्ति भी बच्चों लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यह भी केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, इसलिए यह अधिकार भी राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। संकटकालीन उद्घोषणा संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति की संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा प्राप्त होनी विशेष रूप से आवश्यक है। यानी देश में अगर संकट काल लगाया जा रहा है, संकट काल की घोषणा उद्घोषणा की जा रही है, तो केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा से पारित कराकर हम संकट काल को घोषित नहीं कर सकते। संकट काल की उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा प्राप्त होनी विशेष रूप से आवश्यक है। यदि घोषणा उस समय की गई है जब लोकसभा विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक, क्योंकि ऐसा हो सकता है बच्चों कि लोकसभा क्योंकि 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा तो कभी भी विघटित नहीं होती, क्योंकि वो एक साथ ना कभी प्रारंभ होती है ना एक साथ समाप्त होती है। आखिरी शक्ति है, आखिरी कार्य है विविध शक्तियां। मनोनीत सदस्यों को छोड़ करके संपूर्ण राज्यसभा भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर की गई उद्घोषणाओं को जारी रखने के लिए लोकसभा के साथ राज्यसभा का अनुमोदन भी अति आवश्यक है। अब है बच्चों राज्यसभा की उपयोगिता और राज्यसभा की आलोचना। पहले हम लोग उपयोगिता पढ़ें। उपयोगिता क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के पारस्परिक संबंधों से यह नहीं समझना चाहिए कि राज्यसभा एक निरर्थक संस्था है। राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां भी प्राप्त हैं। आपातकालीन घोषणा पर राष्ट्रपति को राज्यसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है और अभियोग की जांच भी कर सकती है। तो पहला, लोकसभा राज्यसभा के पारस्परिक संबंधों से यह नहीं समझना चाहिए कि यह एक निरर्थक संस्था है। राज्यसभा को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। आपातकालीन घोषणा पर राष्ट्रपति को राज्यसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है और अभियोगों की जांच भी कर सकती, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी की गई। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका गठन राज्यों की समानता के सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया गया है। जैसा कि अमेरिका के सेनेट में किया गया है, ऐसे भारत में नहीं किया गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भारत में बच्चों कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसी स्थिति में धन और बल का प्रयोग अपना करिश्मा दिखा सकता है। राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, इसलिए राज्यों के बहुमत प्राप्त क्षेत्रीय दल संसद में भी स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। यह भी अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक आश्रय स्थल के रूप में किया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि जो नेता चुनाव नहीं जीत पाता, वे राजनीतिक दलों की बैसाखी पर राज्यसभा का सदस्य बन करके अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं।
लेकिन इन कमियों के होने पर भी राज्यसभा का अस्तित्व उपयोगी ही सिद्ध हुआ है। अब तक का राजनीतिक घटनाक्रम यह स्पष्ट करता है कि यदि राज्यसभा देवताओं का सदन नहीं बना तो इसने स्वयं को दुष्टों और प्रतिक्रियावादियों का सदन भी नहीं बनने दिया। वास्तव में राज्यसभा न तो अमेरिकी सीनेट के समान बहुत अधिक शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश लॉर्ड सभा के समान बहुत ही अधिक निर्बल। तो ये तो था बच्चों आपका राज्यसभा। आज पूरा राज्यसभा हो गया, राज्यसभा का संगठन। मैंने इसके संगठन और संरचना इसके पहले वाले लेक्चर में बताया और आज हमने पढ़ा राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकसभा में आएंगे। लोकसभा का गठन संरचना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे राज्यसभा के बारे में पढ़ा ठीक वैसे ही सारी चीज़ें लोकसभा के बारे में भी पढ़ें। तो आज जितना बताया इस पर तो एक ही विस्तृत प्रश्न बनता है बच्चों कि राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। एक विस्तृत प्रश्न इस चैप्टर से आता है, चाहे राज्यसभा की शक्तियाँ पूछी जाएं, चाहे लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य पूछे जाएं, चाहे आगे अभी हम लोग संसद के कार्य पढ़ेंगे, संसद के कार्य पूछे जाएं, किसी एक के कार्य और शक्तियों का वर्णन आपके एग्जाम में जरूर आता है। बच्चों मैं साथ साथ आपको वैसे भी इम्पोर्टेंट बताती चलती हूँ कि क्या चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, तो इन सब प्रश्नों को ध्यान में दीजिएगा और साथ साथ याद करते चलिएगा तो आपके लिए आसानी होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकसभा के बारे में इसी चैप्टर में विधायिका के अंतर्गत ही लोकसभा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जो निचला सदन है हमारी संसद का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।